नमस्कार, राष्ट्रपोष से मैं पवन केसवानी। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे ने केंद्र से लेकर राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अब से 6 महीना पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मुसलमान घुसपैठिया नहीं होता, तो हर साल उनकी आबादी कैसे बढ़ जाती है? क्या वो हर साल 10-12 बच्चे पैदा करते हैं? अगर इतने बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो बाहर से आए हैं। ऐसा संवेदनशील बयान हेमंत बिस्वा शर्मा पहली बार नहीं दिए हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी के कई अन्य नेता भी इससे अछूते हैं। इसमें सबसे पहले नाम आता है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, जिन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा से एक कदम आगे जाकर बाकायदा आंकड़े और डेटा प्रस्तुत किया था। गिरिराज सिंह का कहना है कि ओवैसी जैसे लोग अफवाह फैलाते हैं कि 80-90 साल में भी मुसलमान हिंदुओं की बराबरी नहीं कर पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, हिंदुओं में अफवाह न फैलाओ। 1951 में इनकी आबादी 2.5 करोड़ से 2.8 करोड़ थी। आज सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आप 17 करोड़ हैं। अघोषित आंकड़े कहते हैं कि आप 25 करोड़ हैं। हिंदू 30 करोड़ से बढ़कर 90 करोड़ हो गए। हमारी जनसंख्या 3 गुना बढ़ी, जबकि आपकी 7 गुना। 30 अप्रैल 2025 की तारीख ऐतिहासिक हो गई क्योंकि इस दिन केंद्र सरकार की ओर से आज़ाद भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कराने की एक बड़ी घोषणा की है। आने वाले सितंबर महीने में जैसे ही जाति आधारित जनगणना शुरू होगी तो साफ तौर पर इसका असर न केवल केंद्र की राजनीति पे बल्कि राज्य की राजनीति पे होगा। खासकर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहाँ पिछले 2 बार से जाति के आधार पर मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में भूपेश बघेल को सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से आते हैं और उसके बाद पूरे 5 साल भूपेश बघेल ने जिस तरह से जाति आधारित जनगणना की, जिस तरह से राजनीतिक फायदे के लिए अलग अलग सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को आजमाने की कोशिश की, तो भारतीय जनता पार्टी को भी उसका अनुसरण करना पड़ा। आदिवासी वर्ग के एक बड़े चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। दरअसल भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री बने थे तो मुख्यमंत्री बनने के फौरन बाद उन्होंने 27% ओबीसी आरक्षण के अलावा एसटी और एससी वर्ग के लिए एक नई रचना प्रस्तुत की, जिस पर हाईकोर्ट ने सिर्फ इसलिए रोक लगा दी क्योंकि भूपेश बघेल उनकी सरकार के पास कोई जाति आधारित रिपोर्ट नहीं थी। दरअसल जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास होता है, राज्य की सरकारें सिर्फ सर्वे कर सकती है। बावजूद इसके भूपेश बघेल की ओर से एक नई व्यवस्था की गई। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग का गठन किया गया जिसमें छवि लाल पटेल जो रिटायर्ड जज थे उनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया। 6 महीने के उनके इस कार्यकाल को बढ़ाते चुनाव के नजदीक आते तक 31 अक्टूबर 2022 तक कुल 9 बार उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। यानी उस समय की राज्य सरकार वास्तव में जाति आधारित जनगणना देने पर ईमानदार होती तो क्या इतना समय लगता। 2019 में गठित किए गए क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट जैसे 21 नवंबर 2022 को उस समय की कांग्रेस की राज्य सरकार को वो रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसके बाद कैबिनेट ने मंजूरी देकर आनंद फादन में विधानसभा से एक कानून पास करवा कर उसकी मंजूरी के लिए दिसंबर 2022 के शुरुआत में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को रिपोर्ट भेज दी गई। लेकिन उस समय की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने साफ तौर पर क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने बोला। आज की तारीख तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, जबकि भूपेश बघेल सरकार द्वारा अज्ञात और रहस्यमय कारणों से उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया जो छविलाल पटेल की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की इस रिपोर्ट के माध्यम से वो रिपोर्ट होना तो ये चाहिए था कि सरकारी माध्यम से सामने आती, लेकिन वो रिपोर्ट लीक कर दी गई या जानबूझकर लीक करवा दी गई। आज हमें छत्तीसगढ़ के उदाहरण के माध्यम से समझना होगा कि देश भर में जाति आधारित जनगणना को लेकर किस तरह की राजनीति चल रही है। गौर करने वाली बात यह है कि जब तक ये सर्वे या रिपोर्ट सामने नहीं आई थी तब तक ये माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में 51 या 52% ओबीसी आबादी है, लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग थी। हाँ, इतना जरूर है कि ओबीसी में साहू समाज की आबादी सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह एक फार्मूला चलता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये चुनावी नारा दिया गया, ये नारा छत्तीसगढ़ पर भी लागू होता है। गहराई से समझना होगा कि छविलाल पटेल की लीक हुई उस रिपोर्ट के माध्यम से एक बात स्पष्ट हुई कि छत्तीसगढ़ की 2,94,00,000 अनुमानित आबादी में से 41% ओबीसी आबादी है, जबकि सामान्य वर्ग की आबादी सिर्फ 3% है। छत्तीसगढ़ की 2,94,00,000 अनुमानित आबादी में से 1,20,00,000 से कुछ अधिक लोगों से जो आंकड़े जुटाए गए, उन आंकड़ों में स्पष्ट हुआ कि छत्तीसगढ़ की 41% ओबीसी आबादी में से दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक 72% ओबीसी आबादी है, जबकि दुर्ग के शहरी क्षेत्र में भी 40 से 41% ओबीसी आबादी है।
जबकि बेमेतरा जिले में 62% ओबीसी आबादी है। रायपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी आबादी 61 से 62% है, जबकि आदिवासी बहुल अनुसूचित क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग की आबादी 30 से 35% बताई गई। एक सामान्य कानूनी जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये सब जानते बूझते समझते हुए उन्होंने 82% तक आरक्षण की सीमा तय कर दी। वो अच्छी तरह से जानते थे कि हाई कोर्ट में तो पहले ही रोक लग गई है और आगे भी सैद्धांतिक रूप से रोक लगी रहेगी, लेकिन अपनी वाहवाही लेने के लिए जैसा कि अक्सर होता है हमारे राजनेता किसी भी हद तक चले जाते हैं। भूपेश बघेल जो कुर्मी समाज से आते हैं, ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। कुर्मी समाज की आबादी जो रिपोर्ट लीक हुई है, क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 5वें नंबर पर कुर्मी समाज की बड़ी आबादी है। सबसे पहले नंबर पर साहू समाज, उसके बाद यादव समाज का नंबर आता है। छत्तीसगढ़ में जो जाति आधारित सर्वे किया गया जिसे जनगणना का नाम दिया गया, उस लीक हुई रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 1,25,07,169 हेड काउंट किए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा वर्ग ओबीसी का आता है। छत्तीसगढ़ में 95 जातियों के सदस्य ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणियों में पाए गए। साहू समाज के लोगों की संख्या इसमें से 30,05,661 बताई गई। प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जाति यादवों की पाई गई, जिनकी संख्या 22,67,500 बताई गई। तीसरे नंबर पर निषाद समाज के लोग आते हैं, इनका हेड काउंट 11,91,818 बताया गया। चौथे नंबर पर मरार पटेल और 5वें नंबर पर कुर्मी चंद्रनाहू। ये संख्या और आंकड़े आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। मरार पटेल समाज की आबादी 8,98,628, कुर्मी चंद्रनाहू समाज की आबादी 8,37,225, पनिका समाज की 6वें नंबर पर आबादी बताई गई 4,02,894। इसके बाद कलार जायसवाल मुसलमानों की संख्या करीब 4 लाख के आसपास बताई गई। इसी तरह कोस्टा देवांगन समाज और धोबी रजक समाज की आबादी का भी आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। अंतिम कॉलम में आप इनके प्रतिशत को देख सकते हैं। सर्वाधिक प्रतिशत ओबीसी में 24% से ज्यादा आबादी साहू तेली समाज की बताई गई थी। इसी तरह बाकी ओबीसी जातियों का आंकड़ा भी प्राप्त हुआ था, जिसे आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। आसरा, असाड़ा, बंजारा, बंजारी, मथुरा, इसी तरह के बड़ई, बारी, वासुदेव, बड़भुजा जैसे तमाम समाजों की ये जानकारी दी गई। संख्या के इस आंकड़े को कभी भी आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लीक करवा दिया गया। उस समय भूपेश बघेल सरकार की क्या मंशा थी वो उस समय के उनके सलाहकार ही बता सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि इन आंकड़ों का कभी भी उस समय की सरकार ने भी खंडन नहीं किया और आज भी कांग्रेस की ओर से कोई खंडन नहीं किया जा रहा है। इसलिए यह माना जा सकता है कि ये आंकड़े जानबूझकर लीक करवाए गए, जिसे राज्यपाल को नहीं दिया गया, जिस वजह से आज की तारीख तक छत्तीसगढ़ में जातिगत आरक्षण को लेकर जो 2 नए कानून बनाए गए थे उस पर रोक लगी गई है। या यूं भी कहा जा सकता है क्या जानबूझकर रोक लगवाई गई है सिर्फ चुनावी फायदे के लिए। हमारे नेता जब इस तरह का व्यवहार करते हैं तो आम जनता से कहीं ना कहीं उनका विश्वास हट जाता है। आप देख सकते हैं अलग अलग जातियों के बारे में ये जो जानकारियां दी गई है कोई राउंड फिगर में नहीं है, बल्कि जानबूझकर लीक करवाई गई रिपोर्ट है। एक तरफ देश में पाकिस्तान से युद्ध जैसे हालात हैं, भारत कब हमला करेगा, कब पहलगाम का बदला लेगा, इसे लेकर खबरें चल रही थी। तभी एक बड़ी खबर सामने आई कि अचानक केंद्र सरकार की ओर से जातिगत आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी गई। अंतिम बार अंग्रेजों ने 1931 में जातिगत जनगणना करवाकर जातियों की संख्या बताई। हो सकता है इसी वजह से ही आपस में वैमनस्यता फैलाने के लिए, लोगों को आपस में लड़वाने के लिए वो संख्या प्रस्तुत की गई होगी। लेकिन उसके बाद एक चलन बन गया, हर 10 साल में होने वाली जनगणना। आजाद भारत में 1951 में पहली बार हुई, नेहरू की सरकार बनी तो उन्होंने एसटी एससी की जानकारी तो जुटाई, लेकिन बाकी जातियों की जनगणना नहीं करवाई। यदि आने वाले सितंबर में मोदी सरकार जाति आधारित जनगणना करवाती है तो आजाद भारत में पहली बार होगा कि जाति आधारित जनगणना हो रही है। क्या जाति आधारित जनगणना से समाज में वैमनस्यता फैलेगी या समाज को इससे फायदा होगा, इस पर अभी गहन चिंतन मंथन चल रहा है। लेकिन इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक फायदा या श्रेय लेने की कोशिशें शुरू हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेता
इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र और भारतीय जनता पार्टी से मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक बयान सामने आया है। भूपेश बघेल भी कहां पीछे रहने वाले थे। इन दोनों का बयानों पर यदि हम गौर करें तो छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जाति आधारित जनगणना के बारे में अपने एक बयान में कहा है कि पीएम के इस निर्णय की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। सामाजिक सद्भाव और देश के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से यह निर्णय अभिनंदनीय है। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से ही हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध करती आई। आजादी के बाद किसी भी जनगणना में कांग्रेस ने जातियों की जनगणना नहीं की। यहां तक कि वर्ष 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार में अधिकांश राजनीतिक दलों में राजनीतिक जनगणना पर सहमति थी, लेकिन कांग्रेस ने तब भी इसे नहीं होने दिया। जबकि छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया में लिखा कि अब केंद्र सरकार को भी झुकना पड़ा। हमारे नेता राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात शुरू की थी, विपक्षी दल साथ आकर लगातार आवाज बुलंद करते रहे। आज देश भर में चर्चा इस बात की कि अचानक मोदी सरकार जो अपने चौंकाने वाले निर्णय के लिए जानी जाती है, जाति आधारित जनगणना पर आखिर कैसे सहमत हो गई। इसका राजनीतिक फायदा कितना होगा, सामाजिक फायदा कितना होगा, यह गहराई से समझने वाली बात है। क्या इस बड़े निर्णय के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी कोई मंशा थी या उनकी मंजूरी थी, जिसे हम कुछ पुराने आंकड़ों और बयानों से समझने की कोशिश करेंगे। जातिगत आधारित जनगणना के मुद्दे पर सितंबर 2024 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर का एक बयान सामने आया था, जहां उन्होंने जातिगत जनगणना के समर्थन संबंधित एक बयान देते हुए कहा था कि यह संवेदनशील मामला है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल पिछड़ रहे समुदाय और जातियों के कल्याण के लिए होना चाहिए। साथ ही उन्होंने तब यह भी कहा था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण की दिशा में बिना किसी सर्वसम्मति से कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख के इस बयान से तो स्पष्ट था कि आरएसएस जातिगत आधारित जनगणना के विरोध में नहीं थी, लेकिन अब गहराई से समझना होगा कि इतने बड़े मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा समय में अधिकांश राज्यों में सरकार है, केंद्र में गठबंधन की सरकार है और इसी साल के आखिरी में बिहार के चुनाव है, इससे कितना राजनीतिक फायदा मिल सकता है। संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार जनगणना का मामला केंद्र सरकार का है, लेकिन कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना जैसे राज्यों ने इस दिशा में एक सर्वे कराया था जिसे जातिगत जनगणना का नाम दिया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2015 में कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने जो सर्वे कराया था उसका नतीजा आज तक सार्वजनिक नहीं किया है, जबकि आज भी कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार है। इसी तरह बिहार की बात की जाए तो वहां जेडीयू आरजेडी की सरकार ने 2023 में जातिगत सर्वे कराया था, लेकिन उसके नतीजे जारी किए गए। तेलंगाना में मौजूदा समय कांग्रेस की सरकार है, 2023 में वहां भी आर्थिक और जातिगत सर्वे करवाया गया। देश में इस वक्त देश के प्रधान यानी प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो तेली समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति से जो जातिगत आधारित जनगणना का एक बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल इस पूरी जनगणना में ओबीसी समाज की देश में इतनी ज्यादा आबादी है, उस आबादी की सही संख्या जानने समझने से पहले यह समझना होगा कि आखिर है कितनी जातियां, इसमें उपजातियां कितनी हैं। 1901 में देश भर में कुल जातियों की अगर मैं बात करूं तो तब भारत में सिर्फ 1646 जातियां थी, लेकिन 30 साल के अंदर यानी 1931 में जब जनगणना अंग्रेजों ने करवाई थी तो जातियों की कुल संख्या 1646 से कहीं ज्यादा बढ़कर सीधे हो गई 4147। उसके मुकाबले अकेले ओबीसी में हजारों जातियां थी। जब 1980 में मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई तो उसमें 3428 जातियों की पहचान ओबीसी के रूप में की गई। क्या यह आंकड़ा सही है? तो इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लोकसभा में खड़े होकर बताया था कि केंद्र में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2011 में जो जातिगत आधारित जो एक सर्वे कराया गया था वो रिपोर्ट पूरी तरह से गलत थी। शायद यही कारण रहा होगा कि सोनिया गांधी के इशारे पर चल रही मनमोहन सिंह की सरकार ने वो रिपोर्ट भी जारी नहीं की। लेकिन अब बदलाव का दौर है तो बहुत कुछ बदलने वाला है। देश में जब जातिगत आधारित जनगणना होगी तो इसे अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि जातिगत जनगणना का फायदा उन वर्ग को मिलेगा जो वंचित हैं, अभावग्रस्त हैं। तो इसका दूसरा दृष्टिकोण यह भी आता है कि
कि जातियों में आपस में वैमनस्यता होगी, संख्या के आधार पर लोग अपनी बात रखेंगे, संख्या के आधार पर राजनीतिक वैमनस्यता कुछ ज्यादा बढ़ेगी। कुल मिलाकर कुछ हो ना हो, राजनीति जरूर बदलेगी, राजनेताओं का रुख बदलेगा, नए नए नेता पैदा होंगे, हर जाति के लोग संख्या के आधार पर अपना प्रतिनिधित्व चाहेंगे। अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए, हमारा मानना है। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, वरना बुरे लोग राजनीति में काबिज होंगे, देश और समाज के साथ पूरे सिस्टम को ऐसे लोग प्रभावित करेंगे। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह, चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरे आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।